नमस्कार मित्रों, कायाकल्प रसायन में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कायम पारा बनाने की पूरी विधि समझाई है, जिसे हम अग्नि स्थायी पारद कहते हैं। और इसमें मैंने आपको आगे की क्रिया नहीं समझाई है, तो अब आगे की क्रिया समझाने के लिए ही यही वीडियो मैं बना रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको पारद शुद्धिकरण से लेके पारद अग्नि स्थायी तक आपको पूरी क्रिया बताई थी, जिसमें जारण क्रिया भी आ जाती है। और जारण क्रिया होने के बाद ही पारा पूर्ण रूप से अग्नि स्थायी होता है। अगर किसी दर्शक ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, तब जाकर आपको पूरी क्रिया समझ में आएगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जारण क्रिया के द्वारा पारद को अग्नि स्थायी करने का तरीका बता दिया था, जिसमें पारद शुद्धिकरण से लेके बुभुक्षितकरण और फिर अभ्रक सत्व खिलाना, अभ्रक सत्व खिलाने के बाद उसका पाचन करना, ये सब क्रियाएं आपको पिछले वीडियो में बताई थी। और अब मैं आगे की विधि आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के बाद ही आप इस प्रयोग को करें। और एक बात आपको और बता देते हैं कि जो लोग 2-4 बार प्रयोग करके हिम्मत हार जाते हैं, वो लोग कभी भी इस रसायन क्रिया में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें और अपने लक्ष्य के प्रति आप अडिग रहें और अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को रखें, तभी जाकर इसमें कामयाब हो पाते हैं। और हर कोई आदमी इसमें कामयाब नहीं हो पाता है। जिसका नसीब बुलंद हो वही लोग इसमें कामयाब हो पाते हैं। क्रिया तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के इरादे कमज़ोर होते हैं। थोड़े दिन काम स्टार्ट करते हैं जोश ही जोश में, और फिर जब 2-4 बार असफलता मिलती है तो उसको बंद कर देते हैं, या फिर क्रिया बताने वाले को ही दोष देने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले क्रिया तो स्टार्ट कर देते हैं, जब कुछ नहीं हो पाता है तो रसायन ग्रंथों को भी गलत बताते हैं और क्रिया बताने वालों को भी गलत ही बताते हैं। गलत तो वो लोग हैं जो इन शास्त्रों को सही ढंग से समझते नहीं हैं और समझकर क्रिया करते नहीं हैं। क्योंकि मैंने भी इसमें लाखों रुपए बर्बाद किया है बाबाओं के चक्कर में, और ये कीमियागरों के चक्कर में पहले बहुत घूमा था, घर बार छोड़ के बाहर बहुत रहा था और इसमें लाखों रुपए का इन्वेस्ट किया था। लेकिन मेरे को जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो इन ग्रंथों की मैंने सहायता ली, जिन ग्रंथों का नाम मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और इन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद मैंने पहले नॉलेज इकट्ठी की, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया। और कई बार मेरे को इसमें असफलता भी मिली, मेरे बहुत सारे प्रैक्टिकल बिगड़ भी गए, लेकिन प्रयास करते करते 32 साल के बाद मुझे इसमें कामयाबी हासिल हुई। इसलिए मैं आपको ये पूर्णतया कह सकता हूँ कि हमारे जो रसायन शास्त्र हैं, जो हमारे आचार्यों ने लिखे थे और सैकड़ों वर्ष पूर्व जो लिखे थे, वो गलत नहीं हैं। गलती तो उनकी है जो इनको सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। आप भी अगर इन ग्रंथों को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं तो किसी विद्वान आदमी का आप सहारा लें, जो सही तरीके से इसका भावार्थ कर सके। क्योंकि मूल ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं और संस्कृत का जब तक आप सही अनुवाद नहीं कर लेते तब तक आपको उस श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर यही गड़बड़ी है। और इसको समझने में मेरे को काफ़ी वर्ष लग गए थे, इन चीज़ों को सही ढंग से समझने में काफ़ी वर्ष लग गए थे, और इसीलिए मेरे को सफलता भी लेट मिली। फिर दूसरी बात है, प्रैक्टिकल सुधारने में भी बहुत लंबा समय लग जाता है। इसलिए इस क्रिया में बहुत धैर्य रखना पड़ता है। और एक बात आपको और बता देता हूँ, ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये बुराई वाला सब्जेक्ट है। अब रसायन विद्या का प्रचार करने के लिए मैंने इस चैनल पर ये वीडियो डालना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे लोग बाग अनसंट लिख देते हैं कमेंट में। व्हाट्सएप पे भी अनसंट मेरे को बोलते हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कई लोग तो हद ही पार कर जाते हैं, बहुत गलत शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन
उन सब की मैं परवाह नहीं करके और सभी कीमियागरों की भलाई के लिए ये वीडियो मैं फिर से डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये संसार सागर है और इसमें हर प्रकार के लोग हैं और अच्छा काम करने पर भी ज़्यादातर लोग बाग गालियाँ ही देते हैं। इसलिए सभी कीमियागरों के हित के लिए ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ और मैंने जो भी सफलता हासिल की है वो रसायन ग्रंथों से ही हासिल की है और मैंने जो भी प्रैक्टिकल किए इनमें से देख देख के किए हैं और केमिकलों का भी मैंने बहुत सहारा लिया है। केमिकलों का भी मैंने काफ़ी अध्ययन किया है और लाखों रुपए के केमिकल ला ला के बर्बाद किए हैं, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। जो आदमी दृढ़ निश्चय करके लगा रहता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट को 20-20 बार 25-25 बार किया है और इतना करना कोई मामूली बात नहीं होती है। ज़्यादातर लोग बाग इसमें हताश और निराश हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने अंदर झांकें और अपना स्वयं का आकलन करें, क्या आपके अंदर इतना धैर्य है, क्योंकि जो धैर्यवान लोग हैं वही इस चीज़ को कर पाएंगे, वरना लोग बाग साल 2 साल करके इसको छोड़ देते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं तो 2-4 बार प्रयोग करते हैं और फिर थक हार के इसको बंद करके बैठ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी फील्ड में इतनी जल्दी सफलता हासिल नहीं होती है, चाहे वो क्षेत्र राजनीति का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो गायन कला का हो, चाहे वो नृत्य कला का हो, चाहे वो अदाकारी का हो, चाहे वो अभिनेता हो, कोई भी हो, इनमें पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए और पूर्ण समर्पित होकर आदमी जब किसी फील्ड में काम करता है, उतरता है और दिन रात मेहनत करता है तो उसको सफलता ज़रूर हासिल होती है और वो बुलंदी पर पहुंच जाता है। पर इतनी बात का आप ध्यान रखें, जितने भी लोग सफल हुए हैं, जैसे आजकल क्रिकेट में उसका सचिन का बहुत नाम चल रहा है, उसको लोग बाग जानते हैं, और जो पुराने खिलाड़ी हैं जो सफल हुए थे उनको भी सभी लोग जानते हैं, और आज की तारीख में भी जो सफल लोग हैं उनको सब जानते हैं। लेकिन उनको सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है और दिन रात उन्होंने उसी चीज़ का सपना देखा है जिस चीज़ में वो सफलता प्राप्त करना चाहते थे, और उन्होंने इतनी ही मेहनत की है। एक उदाहरण मैं आपको ब्रूस ली का भी देता हूँ, जो कम से कम 16 घंटे 15 घंटे रोज प्रैक्टिस करता था। इतना उसको धुन सवार था मार्शल आर्ट का, कुंग फू कराटे का, लेकिन उसका भी नाम पूरे विश्व में है और पूरे विश्व के लोग आज ब्रूस ली को जानते हैं। लेकिन उसको भी सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली थी, उसने भी बहुत ज़बरदस्त परिश्रम किया था। ये उसके परिश्रम का ही प्रमाण है कि आज उसको पूरी दुनिया जानती है, ये उसी का रिजल्ट है। तो इसी प्रकार मैं आपको भी कहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए और लगातार अपने लक्ष्य की ओर लगा रहना चाहिए, और आप एक ही प्रयोग को पकड़ें, बार बार प्रयोगों को बदले नहीं कि आज हमने ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया। और मैं बार बार आपको ये भी कहता हूँ कि हमारे शास्त्र बिल्कुल सही हैं और शास्त्रों के हिसाब से ही आपको क्रिया करनी चाहिए, और इसमें हाथ साफ होने में समय ज़रूर लग सकता है आपको, लेकिन ये प्रयोग बिल्कुल सही है जो हमारी किताबों में दिए गए हैं, इनसे ही आपको करना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको इसके विपरीत क्रिया बताता है तो कभी भी वो क्रिया सिद्ध नहीं होगी। तो हो सकता है आपको ये चीज़ें समझने में टाइम लग जाए, और जो लोग इनको समझ पाएंगे वही लोग इस क्रिया को कर पाएंगे। हर कोई इसमें सफल भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप क्रिया को समझें और समझने के बाद ही उसको करें। और मुझे ये भी पता है कि काफ़ी लोग इसमें असफल हो जाते हैं। सफल होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है और असफल होने वाले लोगों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो आप दृढ़ निश्चय करके काम को करें और अपनी असफलता का ठीकरा दूसरे के सिर पर नहीं फोड़ें। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो असफल होने के बाद क्रिया बताने वाले को ही दोष देने लग जाते हैं और उसी के ऊपर सारी जो अपनी असफलता का जो श्रेय है वो उसी को ही दे देते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें और आप अपने आप को तोलें अंदर से कि मैं इसमें कितना परिश्रम कर रहा हूँ, मैं इसमें कितना सही तरीके से कार्य कर रहा हूँ। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक हम
किसी चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर लेते तब तक उसमें हमारा हाथ साफ नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही प्रयोग को मैंने 20-20, 25-25 बार भी किया है, तब जाकर उसमें हाथ साफ होता है। तो आगे मैं आपको प्रयोग बताता हूँ कि आगे आपको करना कैसा है। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अग्नि स्थायी पारा बना लेना है। अभ्रक सत्व का जारण पाचन करने के बाद ये पारा तैयार हो जाता है और ये 1200 डिग्री तक भी पारा कायम रहता है, उड़ता नहीं है। इसको आप भट्टी की आंच भी दे सकते हैं, वहाँ भी ये नहीं उड़ता है। जब आपके पास ऐसा पारा तैयार हो जाता है तो इसके यहाँ से 2 रास्ते शुरू हो जाते हैं। एक रास्ता तो ऐसा है जिसमें बिना बीज के ही आप गंधक जारण करवा सकते हैं और एक रास्ता ऐसा है जिसमें आपको 10 ग्राम पारे में 10 ग्राम ही स्वर्ण बीज खिलाकर पाचन करवाना पड़ता है और फिर वो पारा अपने से 10 गुना चांदी को वेद करके पूरा उसको परिवर्तन कर देता है, स्वर्ण में परिवर्तन कर देता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, 10 ग्राम अग्नि स्थायी पारे को 10 ग्राम ही स्वर्ण खिलाया जाता है और धीरे धीरे करके खिलाया जाता है, 1-1 ग्राम करके। फिर उसका पाचन करवाया जाता है। तो 10 ग्राम पारे में जब 10 ग्राम स्वर्ण का पाचन हो जाता है तब वह पारा अपने से 10 गुना चांदी को वेद करके स्वर्ण बना देता है। जैसे 10 ग्राम चांदी में हमने 1 ग्राम उस पारद की अक्सिर डाली तो 1 ग्राम डालने से ही पूरी की पूरी 10 ग्राम चांदी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। इसे ही रसायन विद्या कहा जाता है और ये हमारा प्राचीन रसशास्त्र है। ये विद्या आज की नहीं है और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये शास्त्रों में दी गई है और रसायन शास्त्र भी बहुत सारे हैं, उनका आपको अध्ययन करना चाहिए। तो ये तो हुआ इसका पहला रास्ता। और जिन लोगों को स्वर्ण जारण नहीं कराना है, डायरेक्ट क्रिया करना चाहते हैं, तो उसके लिए रास्ता ऐसा है कि अग्नि स्थायी पारा जब तैयार हो जाए आपके पास तो स्वर्ण बीज नहीं देकर आप एक गंधक का तेल तैयार कर लें। और गंधक का तेल किस प्रकार तैयार करना है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको 2.5 किलो अनबुझ चूना लेना है। 2.5 किलो का मतलब होता है 2 किलो 500 ग्राम। ये अनबुझ चूना आपको लेना है, इसको बारीक पीसकर पाउडर कर लेना है। अब आपको 1 किलो आंवला सार गंधक लेना है जो बिल्कुल पीली जर्द हो। उस गंधक को भी बारीक पीसकर इस चूने के पाउडर में उसको हाथ से मिला देना है। अब आपको एक स्टील का भगोना लेना है जिसको स्टील का तपेला भी कहा जाता है और उसमें कम से कम आपको 15 लीटर पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद ये जो चूना और जो गंधक का मिश्रण है ये धीरे धीरे करके उसमें छोड़ देना है, क्योंकि ये डालते ही पानी गर्म हो जाता है। जब पूरा मिश्रण आप इसमें छोड़ दें तो इसको आप गैस चूल्हे पर पकाएं। और गैस चूल्हे पर पकाने की क्रिया लगभग अंदाजन 12 घंटे चलती है, क्योंकि हमको इसमें गंधक पकानी है और गंधक इस चूने के पानी में घुलने में टाइम लगा देती है। तो इसको आप पकाते रहें तब तक पकाते रहें जब तक आपकी पूरी गंधक इस चूने के पानी में हल नहीं हो जाए। तो इसमें लगभग 12 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 14 घंटे भी लग जाते हैं। तो जब आपका ये द्रव्य नारंगी कलर का हो जाए यानी ऑरेंज कलर का हो जाए तब आप ये समझें कि आपकी गंधक पूरी की पूरी इसमें घुल चुकी है। तो जब ये गंधक घुल जाए तब इसको 5-6 घंटे वैसे के वैसा छोड़ देना है। और 6 घंटे बाद जो ऊपर का जो ऑरेंज कलर का निथरा हुआ पानी है उसको आप कपड़े से छान के एक प्लास्टिक की बाल्टी में डाल दें। अब सावधानी ये रखनी है कि ये जो आपने ऑरेंज कलर का द्रव्य छान रखा है अभी भी इसमें चूने के पार्टिकल्स हैं जो बारीक हैं और उन पार्टिकल्स को आपको अलग करना है। वो होगा फिल्टर पेपर से। आप फिल्टर पेपर का एक पैकेट ले लें और एक कीप के अंदर उस फिल्टर पेपर को लगाएं, नीचे एक बीकर रख दें बड़ा वाला और फिल्टर पेपर की सहायता से आपको पूरा द्रव्य छान लेना है। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है और फिल्टर पेपर का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें चूने का पार्टिकल ज़रा सा भी नहीं आना चाहिए। अगर इसमें चूना आ जाता है
तो हमारी क्रिया यहीं से बिगड़ जाती है। हमको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो ऑरेंज कलर का पानी है वही लेना है, इस बात का ध्यान रखें। भले ही आपको दूसरी बार इसको फिल्टर करना पड़ जाए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि ये जो ऑरेंज कलर का जो पानी है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो तब तक आप दूसरी बार भी इसको फिल्टर कर सकते हैं। जब आपका ये पानी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसको वापस स्टील के तपेले में डालना है, गैस चूल्हे पर रखकर इसको बिल्कुल मंदी आंच पे पकाना है। तो इसको इतना पका दो कि ये बिल्कुल तेल की तरह हो जाए, पतला पतला जैसे तेल होता है, जैसे केओकार्बिन एक तेल आता है पतला पतला सा, वैसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। और इसको जब ऐसा हो जाए तो आप नीचे उतार ले और ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसको कांच की बोतल में डाल के रख दें। ये गंधक जारण करने के लिए बहुत ही अच्छा एक लिक्विड तैयार हो चुका है। इसे हम गंधक का लिक्विड कहते हैं। तो ये गंधक का लिक्विड आपके पास तैयार हो चुका है। अब आता है जारणा का नंबर कि हम इसकी जारणा पारद में कैसे करें। अब आप एक खरल ले लें जो तांबे की खरल हो। अगर आपके पास तांबे की खरल नहीं है तो आप चीनी मिट्टी का खरल भी ले सकते हैं और इसको गर्म रेत के ऊपर रख देना है। और जो आपने 100 ग्राम पारा अग्निस्थायी तैयार किया है वो 100 ग्राम अग्निस्थायी पारा इस खरल में डाल देना है। पारद डालने के बाद आपको एक एक चम्मच इसमें गंधक का जो लिक्विड तैयार हुआ है, गंधक का जो द्रव्य तैयार हुआ है वो एक चम्मच डालते जाना है और इसको खरल करते जाना है। इस प्रकार करते करते आपको 3 दिन इसकी गुठाई करनी है। और 3 दिन का मतलब यहाँ पे कितना होता है वो भी आपको बता देते हैं। 3 दिन का मतलब होता है 72 घंटे, 72 आवर्स। 72 घंटे आपको गुठाई करनी है। और इसमें द्रव्य चाहे कितना भी लग जाए, द्रव्य की कोई विशेष नाप तोल नहीं होती है। 72 घंटे में जितना भी गंधक का द्रव्य आप यहाँ पर खपा चुके हैं उतना आप खपा दें। और ध्यान रखें गंधक का जो द्रव्य बनेगा वो पतला ही बनेगा, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। ठीक है। तो 72 घंटे खरल करने के बाद इस पारद की खरल में ही पिष्टी तैयार हो जाती है। जब इसकी पिष्टी तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है, डंडे वाला एक थुअर होता है जिसे हम डंडा थुअर कहते हैं, उसको कूट पीट कर उसका कपड़सान रस ले लें। और जिन लोगों को डंडा थुअर नहीं मिल सकता है वो लोग पीले कनेर के पत्तों का रस ले सकते हैं। और अगर पीले पत्ते भी आपको नहीं मिले तो ताज़ा ब्रह्मदंडी का रस ले सकते हैं। और जिनको ब्रह्मदंडी भी नहीं मिले तो कलिहारी की जड़ का आप रस ले सकते हैं। जिस इलाके में कलिहारी होती है वो लोग कलिहारी का रस ले सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 चीज़ बताई है। 4 चीज़ में से आप कोई सा भी रस ले सकते हैं। अगर कलिहारी उपलब्ध है तो कलिहारी की जड़ का रस ले सकते हैं। कनेर है तो कनेर का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास तुअर है तुअर भी ले सकते हैं। अगर ब्रह्मदंडी है तो ब्रह्मदंडी भी ले सकते हैं। तो इनमें से चारों में से एक वनस्पति आपके पास होना ज़रूरी है और उसका कपड़छान रस भी आपके पास ज़रूरी है। तो गंधक का काम समाप्त होने के बाद आपको ये या तो ब्रह्मदंडी का रस डालना है या फिर कनेर के पत्तों का रस डालना है और डाल के इसकी वही तप्त खरल में गुठाई करनी है। और 72 घंटे ही आपको इसकी भी गुठाई करनी है। जब ये काम संपन्न हो जाए तब आपको ये पूरी पिष्टी एक मिट्टी के संपुट में बंद कर देनी है और उसकी अच्छी तरह 3 बार कपड़ मिट्टी कर देनी है। और संपुट में बंद आप तब करें जब आपका ये पूरा द्रव्य एकदम खुश्क हो जाए, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। अगर नमी होगी तो ये संपुट को फोड़ देगा। ठीक है। तो संपुट की आपको 3 बार कपड़ मिट्टी कर देनी है और इसको सुखा देना है। जब आपका ये संपुट अच्छी तरह सूख जाए तो 3 किलो गोबर वाले उपलों की आपको अग्नि तैयार करनी है। और जब इसका धुआं निकल जाए तब इसको आप कूट पीट कर इसकी राख बना लें। इसको मोटा मोटा कूट दें
और इसके बीच में आपको वो संपुट दबा देना है, यानी आधी आपकी राख नीचे रहेगी, आधी ऊपर, और बीच में रहेगा आपका संपुट। और एक लोहे की कोई पुरानी बाल्टी पड़ी हो तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। और एक बार दबाने के बाद कम से कम 8 घंटे तक इसकी आंच रुक जाती है, कभी कभी ये 12 घंटे भी रुक जाती है। अगर आप ऊपर से इसको ढक दें तो ये आंच 12 घंटे तक भी रुक जाती है। इस प्रकार आपको इसमें 8 बार आपको आंच देनी है। तो इसमें आपने जो वनस्पति पिलाई है उसका भी जारण हो जाता है, आपने जो गंधक का तेल पिलाया है उसका भी इसमें जारण हो जाता है। इस प्रकार आपको ये क्रिया करनी है। तो 8 बार जब आप इसमें 3-3 किलो उपलों की निर्धूम अग्नि देते हैं तो ये जारण क्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाती है। जो गंधक का जारण भी संपन्न हो गया और जो आपने वनस्पति का रस डाला था उसका भी जारण संपन्न हो गया। अब आपको क्या करना है, ये आपकी भस्म तैयार हो चुकी है। अब 10 ग्राम 99% वाली सिल्वर कुठाली में आप गला दें और उसमें से ये 1 ग्राम भस्म आप उस चांदी में डाल दें। भस्म डालने के बाद आप यहाँ पर स्वर्ण बीज भी डाल दें, क्योंकि बिना बीज दिए इसमें सफलता नहीं मिलती है। और आप अगर ये सोचते हैं कि हमको बिना बीज दिए ही कुछ मिल जाएगा तो यहाँ पर बिना बीज के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास आधा ग्राम बीज है तो आधा ग्राम ही डाल दें, अगर 1 ग्राम है तो आप 1 डाल दें। और बीज और ये भस्म डाल के जब आप चांदी को चरख देंगे बढ़िया चुआगा डाल के, और जब आप उसको नाइट्रिक एसिड में काटेंगे तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपने सिर्फ 1 ग्राम बीज डाला था और आपको ये प्लस होके कम से कम 3 ग्राम रेता नीचे मिलेगा। इसमें सिल्वर भी कन्वर्ट हो जाती है और जो आपने वो पारद का जो भस्म डाला था वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 ग्राम के बदले आपको यहाँ पर 3 ग्राम मिलता है। और अगर आप स्वर्ण जारण करके यही क्रिया करते हैं जो अभी मैंने बताई है, स्वर्ण जारण के बाद अगर आप यही क्रिया करते हैं तो आपको इसमें 10 गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो ये दोनों ही क्रियाएं मैंने आपको समझाती है और आप इस ऑडियो को बार बार सुने तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और बिना समझे क्रिया को नहीं करना है। जिन लोगों को समझ में आ जाए वही लोग इस क्रिया को करें, वरना फिर आप बाद में कमेंट में दोष देते रहेंगे कि हमको क्रिया गलत बता दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यूं कर दिया, ऊं कर दिया। ऐसे भी लोग बहुत हैं, फिर बाद में मेरे ऊपर दोष थोपने लग जाएंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं करें, क्रिया को पहले ध्यान से सुन लें और सुनने के बाद ही आप इस क्रिया को करें। तो ये जो मैंने आपको क्रिया बताई है ये एक संपूर्ण क्रिया है और ये सभी क्रियाएं शास्त्रों से ही ली गई है। इसमें थोड़ा बहुत मैंने अपने एक्सपेरिमेंट करके उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया है, जो मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इसका जो थ्योरी है वो थ्योरी पूरी ही शास्त्रों से ली गई है। शास्त्रों के विपरीत कोई भी काम नहीं है, क्योंकि मैंने भी इन शास्त्रों को पढ़कर ही क्रिया संपन्न की है और कामयाब होने में मेरे को 32 साल लग गए थे। तो आप भी इसमें धैर्य रखें और आप बार बार ये नहीं बोले कि हमको ये गलत बता दिया, वो गलत बता दिया। मैं जो भी क्रियाएं आपको यहाँ पर बताता हूँ वो शास्त्रोक्त क्रियाएं ही बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई घर बैठे सिखा के नहीं गया था, अपने ही परिश्रम से इसमें कामयाब हुआ हूँ और काफ़ी पैसा इसमें बर्बाद किया और पंसारी का भी बहुत सारा आइटम बर्बाद किया, केमिकल भी बहुत सारे बर्बाद किए, तब जाकर इसमें कामयाबी मिली। तो कामयाबी इतनी आसान नहीं होती कि आपने कुछ वीडियो में देखा और आप 10 मिनट में कामयाब हो गए, ऐसा नहीं होता है। कई लोग तो यही कामना करते हैं कि हमको कोई ऐसा प्रयोग मिल जाए जो 10 मिनट में ही कीमिया हो जाए। और कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज भी करते हैं कि हमको कोई ऐसी सरल क्रिया बताओ जो 10-15 मिनट में ही रसायन हो जाए। तो मैं आपको ये आज सत्यतापूर्वक बता देता हूँ कि ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है रसायन के क्षेत्र में जिसमें आप 10-15 मिनट में रसायन करके धातुवाद करके कामयाब हो सकें। ये बिल्कुल झूठ है कि हम 10 मिनट या 15 मिनट में कोई क्रिया कर लेंगे, बिल्कुल झूठ है। इन क्रियाओं को करने में 2.5-3 महीने लग जाते हैं पूरी क्रियाओं को संपन्न करने में।
तब जाकर ये क्रिया कामयाब होती है। तो आप इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें कि हम फटाफट 10 या 15 मिनट में इसमें कामयाब हो जाएंगे। और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि हम 1 या 2 दिन में ही इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो ये दोनों ही बातें गलत है। ना तो आप 2 दिन में कामयाब हो सकते हैं और ना ही आप 15 मिनट में कामयाब हो सकते हैं। कामयाब होने में लंबा धैर्य चाहिए और लंबी प्रैक्टिस चाहिए। कामयाब होने के लिए इसमें महीनों लग जाते हैं। जैसा कि मुझे 32 साल लग गए, और 32 साल कम नहीं होते हैं। 32 ईयर्स, ये 32 साल कम नहीं होते हैं। इसमें मैंने पूरा घर फूंक दिया था और दिन रात मैं इसी में लगा हुआ रहता था। और आज से कम 10-15 साल पहले घर वालों ने मुझे अलग कर दिया था इस रसायन विद्या की वजह से, क्योंकि उनको पता था कि ये इसमें कर्जा कर के ला रहा है और ये बर्बाद कर रहा है। और कम से कम 80 ग्राम गोल्ड सुनार से ला के मैंने इन क्रियाओं में बर्बाद कर दिया था। तो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। आप इस बात को ध्यान रखें। जिनके अंदर दृढ़ आत्मविश्वास है और बिना धैर्य खोए इस क्रिया को जो करते रहते हैं, आखिरी साल तक करते रहते हैं, वही लोग इसमें कामयाब होते हैं। और जो लोग बीच में ही छोड़ भागते हैं उनको कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। और मैं आपको ये भी नहीं कहता हूँ कि आप 24 घंटे इसी में लगे रहें। अगर आप हमेशा ही इसमें लगे रहेंगे तो घर में क्या है, कलह क्लेश भी होता है, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अपना आप काम धंधा भी करें और साइड में कम से कम 2.5 या 3 घंटे आप रोज़ के इसमें दें। अगर आप 3 घंटे भी देते हैं तो भी ये पर्याप्त है। इतना करते करते भी आदमी काफ़ी एक्सपर्ट हो जाता है। और जब आप इसमें 2.5 घंटे या 3 घंटे आप रोज़ का देंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो यही प्रैक्टिस आपको कामयाब करेगी, आपको एक्सपर्ट करेगी। और ऐसे करते करते ही आदमी इसमें एक्सपर्ट बनता है। और बिना क्रिया किए या बिना हाथ पैर हिलाए आदमी कभी भी एक्सपर्ट नहीं होता है। हमारा अभ्यास ही हमको पूर्णता प्राप्त करवाता है। चाहे क्रिया कोई सी भी हो, चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो, उसमें लगातार अभ्यास की ज़रूरत होती है। चाहे वो मार्शल आर्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो फिल्मों का क्षेत्र हो, चाहे वो एक्टिंग का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी आप ले लें। आज मैं आपको पूरा खोल के बता रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग अपनी असफलताओं का ठीकरा मेरे ऊपर ही ठोक देते हैं वापस ही। तो मुझे काफ़ी दुख होता है। एक तो अपना समय निकाल कर उनको क्रिया बताते हैं और निस्वार्थ भाव से बताते हैं ताकि ये लोग भी इसमें कामयाब हो सकें। क्योंकि मुझे पता है कई लोग इसमें 10 साल से काम कर रहे हैं, कई लोग 15 साल से कर रहे हैं, कई लोग 25-25 साल हो गए हैं और फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिली है। और आप ये फर्जीवाड़ों से दूर रहें जो आजकल चैनलों पे दिखाते हैं कि ये इस केमिकल को डालते ही ये धातु कन्वर्ट हो गई, ये फलाना केमिकल डालने से ये हो गया वो हो गया। ये सब झूठ है। मार्केट में ऐसा कोई भी केमिकल नहीं आता है जिससे धातुवाद हो सके, जिससे रसायन विद्या संपन्न हो सके। ये तो एक लंबा प्रयास है और खुद की मेहनत है और शास्त्रों में दी हुई क्रियाओं से ही करना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट क्रिया नहीं है।